पहले हम देखेंगे रीनल फिजियोलॉजी में बॉडी कंपार्टमेंट्स। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। फ्लूइड कंपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टोटल बॉडी वेट होता है ना, टोटल, ठीक है, उसमें से तकरीबन जो 60% वेट होता है ना, वो आपके पास वाटर होता है। टोटल बॉडी वाटर जो होता है वो 60% होता है, ठीक है, और बाकी 40% जो होता है वो नॉन वाटर मास होता है। ठीक है, अब अगर इसी को हम फर्दर आगे देखें तो जो वाटर आपके पास बॉडी वाटर है 60%, उसमें से उसको भी फर्दर स्प्लिट कर दिया जाएगा दो पार्ट्स में। आपके पास 2/3 जो होता है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक हो गया, जो सेल के अंदर पाया जाएगा, जो भी वाटर कंटेंट होगा। और उसमें से 1/3 जो होता है वो आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक हो गया। फर्दर इसी को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, इसमें से हमारे पास जो थर्ड फोर्थ के आपके पास 3/4 हिस्सा जो होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक हो गया, कंसिस्ट होता है। और 1/4 जो पार्ट होता है वो आपके पास क्या होता है कि प्लाज्मा लेवल होता है, ठीक हो गया। ये आपके पास फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं, इसको मैं फर्दर और एक्सप्लोर करता हूँ। तो इसी को सबसे पहले हम देखते हैं। ये जो हमने बात की है हमारे पास क्या है कि फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास जो टोटल बॉडी वेट है उसमें से ऑलमोस्ट 60% जो है वो आपके पास वाटर है, ठीक है, और 40% जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन वाटर। अब हमने जो वाटर वाला पार्ट है आपके पास, वो फर्दर आपके पास कन्वर्ट होता है किसमें, एक आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, ठीक है जी, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, ठीक है। और आपके पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होगा वो तो आपके पास सेल के अंदर रह जाएगा, ये ऑलमोस्ट होता है 2/3। और आपके पास 1/3 जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर की बात कर रहे हैं आपके पास ये बॉडी में, आपके पास जो बिल्डिंग ब्लॉक है, फंक्शनल यूनिट सेल है बॉडी का, तो आपके पास सेल के अंदर 2/3 बॉडी फ्लूइड जो होता है वो सेल के अंदर पाया जाता है। और जो फ्लूइड आपके पास सेल के बाहर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसको कहेंगे। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फर्दर आपके पास क्या होता है, कन्वर्ट होता है। एक तो आपके पास प्लाज्मा कंपार्टमेंट और दूसरा आपके पास इंटरस्टिशियल, प्लाज्मा और दूसरा इंटरस्टिशियल, स्टिशियल, ठीक है। प्लाज्मा में हमारे पास क्या आएगा कि ब्लड वेसल्स में वो फ्लूइड जो कि आपके पास ब्लड वेसल्स में मूव कर रहा है, ठीक है, वो प्लाज्मा फ्लूइड आपके पास वो लेवल है। और इंटरस्टिशियल वो होगा अराउंड द टिश्यूज, आपके पास कोई भी टिश्यू है ना, तो टिश्यू के अराउंड आपके पास जो फ्लूइड्स होता है उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो प्लाज्मा में आपके पास क्या होता है, 1/4 एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 1/4 पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा मतलब कि ब्लड वेसल्स में होता है। और थर्ड फोर्थ 3/4 जो होता है वो आपके पास इंटरस्टिशियम में लाई कर रहा होता है, ठीक हो गया जी। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है फ्लूइड कंपार्टमेंट्स की। अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास उन्होंने ये कहा हुआ है कि हम किस तरह से इसको मेजर कर सकते हैं कि आपके पास ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसको अगर हमने मेजर करना हो तो हमारे पास क्या टेक्निक है, ठीक है। और दूसरा अगर हमने प्लाज्मा वॉल्यूम को मेजर करना हो तो हमारे पास क्या टेक्निक है। तो बेसिकली हम यूज करते हैं इनोलिन, इनोलिन यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो इनोलिन होती है ये आपके पास सेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती, आपके पास इंट्रा सेलुलर मूव नहीं करती, ठीक हो गया, तो एक्स्ट्रा सेलुलर ही रहती है। तो इससे हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक हो गया। मेजर करने के लिए हम सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास x ग्राम ऑफ इनोलिन है, ठीक हो गया, और इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है हम कुछ भी कह सकते हैं कि y/L है, ठीक है। तो अगर हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेजर करना है तो हम x/y लीटर्स में मेजर करेंगे। ये किस तरह से फॉर्मूला जनरेट होता है मैं आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करता हूँ। हमारे पास उन्होंने कहा है कि अ पेशेंट इज एडमिनिस्टर, मैंने दोबारा से हम रिपीट करते हैं कि why inulin is used, inulin is used for the measurement of the extra cellular fluid, ठीक हो गया। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपके पास 1/3 ऑफ द
वाटर बॉडी वेट, जो वाटर बॉडी वेट आपके पास होता है उसका 1/3 जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो अब हम देखेंगे कि इनोलिन को कैसे यूज कर सकते हैं। अ पेशेंट इज एडमिनिस्टर्ड 120 मिलीग्राम ऑफ इनोलिन, इतनी हमने उसको इनोलिन दी है। एन आर लेटर, 1 घंटे के बाद द पेशेंट हैज एक्सक्रीटेड 20 मिलीग्राम ऑफ इनोलिन, के 20 मिलीग्राम जो थी उसने एक्सक्रीट कर दी है इन यूरिन में, ठीक हो गया। फिर वो कह रहा है कि द प्लाज्मा इनोलिन कंसंट्रेशन इज 1 मिलीग्राम पर ओवर 100 ml, ठीक हो गया कि आपके पास उसकी जो कंसंट्रेशन है ना, उसकी जो रेशो है वो 100 ml में 1 मिलीग्राम है। फर्दर वो कह रहा है व्हाट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, तो अब हमने क्या मेजर करना है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है फॉर द पेशेंट। सबसे पहले अमाउंट ऑफ इनोलिन इन बॉडी 120 टोटल थी, लेकिन 20 उसमें से क्या होगी कि यूरिन से एक्सक्रीट होगी, तो बाकी कितनी बची 100 मिलीग्राम। कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है 1/100 ml, तो 1/100 ml अगर हम करेंगे आपके पास तो आंसर आता है हमारे पास 0.001 मिलीग्राम पर ml, ठीक हो गया। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास अमाउंट ऑफ इनोलिन आई लिख देता हूं ओवर कंसंट्रेशन ऑफ द इनोलिन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ इनोलिन, ठीक हो गया। तो ये फॉर्मूला होता है जिससे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को यहाँ पे प्लाज्मा में कितनी अमाउंट थी 100 मिलीग्राम, इस कंसंट्रेशन का जो आपके पास ये जो जब डिवाइड किया डिवीजन से जो हमारे पास रिजल्ट आया हमने यहाँ पुट किया, और जब इसका हमने उसको डिवाइड किया तो आफ्टर डिवाइडिंग हमारे पास ये आंसर आया। ये आंसर कैसे आया कि हमारे पास हमने ये मिलीग्राम में थी तो उसको जब ml में हमने कन्वर्ट किया तो ml में हमारे पास ये आंसर आया, और ये आपके पास इज इक्वल टू द 10 लीटर, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इनोलिन की मदद से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है वो हम मालूम कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये तो बात होगी हमारे पास इनोलिन की। अब हम एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास यहाँ पे ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है, जो कि आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 1/4 पार्ट होता है, इसको किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्ब्यूमिन का यूज करते हैं। एल्ब्यूमिन, जब हम एल्ब्यूमिन को एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारे पास इसी तरह से हम क्या करेंगे कि एल्ब्यूमिन को इन्फ्यूज किया प्लाज्मा एल्ब्यूमिन लेवल ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ एल्ब्यूमिन, कि आपके पास कितनी एल्ब्यूमिन है अकॉर्डिंग टू द लीटर, ठीक हो गया। तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी उस पर डिवाइड करेंगे। हम एल्ब्यूमिन क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे जो मेन बात आपको डिवीजन मल्टीप्लीकेशन नहीं आनी चाहिए, आपको ये आनी चाहिए कि हमारे पास एल्ब्यूमिन ही हम क्यों यूज करेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, क्योंकि आपके पास एल्ब्यूमिन जो होता है ये लार्ज मॉलिक्यूल होता है, लार्ज पार्टिकल है। अगर यहाँ पे मैं ब्लड वेसल बनाता हूं तो हमारे पास ये जो लार्ज एल्ब्यूमिन का पार्टिकल होगा ये इजीली हमारे पास पास आउट नहीं हो सकेगा, ठीक होगा, ब्लड वेसल से इजीली नहीं गुजरता, और ये सारे का सारा आपके पास एल्ब्यूमिन जो होता है वो सर्कुलेशन में ही रह जाता है, ठीक हो गया। तो प्लाज्मा आपके पास वही कंसंट्रेशन होती है, प्लाज्मा जो कि आपके पास ब्लड वेसल्स में फ्लूइड रन कर रहा होता है। तो इसी वजह से हमने अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो हम एल्ब्यूमिन का यूज करते हैं, और अगर हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम इनोलिन का मॉलिक्यूल जो होता है वो यूज करते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये थी हमारे पास फ्लूइड कंपार्टमेंट से रिलेटेड जो बातें थी। इसके अलावा हमारे पास और मेन चीज ये है कि अगर हम इंट्रा सेलुलर की बात करें तो इंट्रा सेलुलर में हमेशा क्या ज्यादा होगा, हमारे पास पोटाशियम ज्यादा होगा। सेल के अंदर आपके पास कौन से इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होते हैं, पोटाशियम, इसी वजह से सेल्स को कहा जाता है कि ये सेल्स जो होते हैं वो पोटाशियम बैग्स होती हैं। और हमारे पास एक्स्ट्रा इंट्रा, ये इंट्रा होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर हमेशा सोडियम, ठीक है जी, क्लोराइड, उसके अलावा कैल्शियम, तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर उनकी अमाउंट जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक हो गया। तो ये मेन बातें थी, यही उसमें बातें उन्होंने मेंशन की हुई थी। तो ये जो आपके पास फ्लूइड कंपार्टमेंट था यही था, ठीक हो गया। अब इसमें वो ये कह रहा है कि सोडियम on the outside, potassium inside, 60-40-20% of the body weight for average person, 60% total body weight, 40% of the intracellular fluid, ठीक हो गया, mainly composed of the potassium, magnesium, organic phosphate and 20% of the extracellular fluid, ठीक हो गया। क्योंकि हमारे पास अगर हमने 60 को, हमारे पास टोटल बॉडी वेट वाटर कितना था 60 था, ठीक हो गया। तो 60 को अगर 3 में डिवाइड करो, 60 को 3 में डिवाइड करो डिवाइडेड बाय 3 तो क्या बनता है हमारे पास 20 आता है, ठीक हो गया। तो एक हमारे पास क्या है, ये
अगर हमने ये 3 डिवीजन किए हैं ना, 1/3 किया, मतलब कि 60 को 3 में डिवाइड किया तो हमारे पास 20 आता है। ठीक हो गया। तो अब इस 20 को हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इस ये जो 60 था, 60 का 40% जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। ठीक हो गया। 2/3 जो है ना, 2/3 हिस्सा जो है वो आपके पास क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो ये 1/3 था, अगर +20 और करेंगे तो 2/3। ठीक हो गया। तो 2/3 इसको प्लस करेंगे तो 40 आ जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से 40% जो होता है वो क्या होता है, वो आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, सॉरी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। और आपके पास 1/3 जो होगा, 1/3, ये 2/3 तो हो गया, तो पीछे आपके पास 60 में से 40 निकालें तो कितना बनता है, 20। तो ये आपके पास 20% जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, मेनली कंपोज्ड ऑफ द सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स एंड एल्ब्यूमिन। प्लाज्मा वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय रेडियो लेबल्ड एल्ब्यूमिन। प्लाज्मा को कहाँ किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, एल्ब्यूमिन से। और एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय इनोलिन। इनोलिन या मैनिटोल जो है उससे हम यूज कर सकते हैं। मैनिटोल को हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर में भी यूज कर सकते हैं फॉर द इंक्रीज रेस्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्योंकि ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह से ये एक्ट करता है। फर्दर आपके पास सीरम ओस्मोलैलिटी, ठीक हो गया। ओस्मोलैलिटी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोल्यूट्स पे। तो आपके पास जो सर्कुलेशन में ओस्मोलैलिटी होती है वो 275 से लेके 295 मिली ओस्मोल पर केजी वाटर। ठीक हो गया। तो ये आपके पास, आपने ये याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बाजुकात मेडिसिन में कुछ इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं कि आपको वो पूछते हैं कि हमारे पास ओस्मोलैलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा हमारे पास जो SIADH, स्वेर इन अप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसमें भी इसका बड़ा रोल होगा, ओस्मोलैरिटी बढ़ेगी या कम होगी। ठीक हो गया। डायबिटीज इन स्पीडस में भी। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लाज्मा वॉल्यूम हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल बॉडी वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1 माइनस हेमाटोक्रेट। तो इस तरह से हम प्लाज्मा वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो 2-3 एमसीक्यूज हैं वो ये हैं कि हमने एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम को किसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, इनोलिन की मदद से, और प्लाज्मा वॉल्यूम को एल्ब्यूमिन की मदद से। ठीक हो गया। और आपके पास 60-40-20 का रूल आपने याद करना है। 60 प्लस, प्लस नहीं है वैसे ही, आपके पास 60-40-20 रूल आपने याद करना है। 60% टोटल बॉडी वाटर है, और 60 में से आपके पास जो 40% है वो आपके पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है, और पीछे बच के आपके पास 20, तो 20% आपके पास किस में होता है, इंट्रासेलुलर, आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी अगर हम यूज आगे फर्दर स्प्लिट करें तो आपके पास इसमें से ऑलमोस्ट जो तकरीबन इंटरस्टिशियम फ्लूइड का पार्ट होता है वो आपके पास 1/3 होता है। इसको अगर 4 हिस्सों में तकसीम करें ना, 20 को, तो क्या बनेंगे आपके पास, 20 को 4 हिस्सों में तकसीम करें तो 15% तकरीबन किस में होगा, इंटरस्टिशियम फ्लूइड में, और 5% जो होगा वो आपके पास होता है ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, ये जब मैं आपको नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक सिंड्रोम पढ़ाऊंगा उसके साथ आपको ये मैं बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास GFR है। ठीक है। उसके अलावा रीनल ब्लड फ्लो और फिल्ट्रेशन, ये जो सारी बातें हैं ये हम आज ही डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। इससे रिलेटेड हमारे पास 2-3 और कंसेप्ट है कि आपको ओस्मोलैरिटी के रिलेटेड 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। ओस्मोलैरिटी, ठीक हो गया। ओस्मोलैरिटी, हमारे पास जो ओस्मोलैरिटी का जो ग्रेडियंट होता है ना, ये हमारे पास बिटवीन द सेल्स, मतलब कि बिटवीन द सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये आपके पास क्या होता है कि ये इक्वल होता है, इसमें डिफरेंस नहीं होता। इस बात का क्या मकसद है कि अगर हमारे पास ये सेल है इंट्रा सेलुलर, ये आपके पास पोटाशियम लिखा हुआ ना, मैं सेल है, तो सेल के अंदर भी आपके पास ओस्मोलैरिटी जो होगी वो 300 मिली ओस्मोल पर केजी होगा, और आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी 300 मिली ओस्मोल पर केजी होगा। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंस होता है, बराबर होता है, दोनों में फर्क नहीं होगा। अगर हमारे पास इनमें फर्क आएगा, किसी में भी फर्क आएगा, तो आपके पास क्या होगा, फौरी तौर पे फ्लूइड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। कहां से, जिधर आपके पास ओस्मोलैरिटी ज्यादा होगी उस तरफ दूसरी कम साइड वाले का जाना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं देता हूं कि अगर हमारे पास अब यहां भी 300 था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी 300 ओस्मोलैरिटी के साथ प्रेजेंट था, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि हमने क्या किया कि बाहर से आपके पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन को ऐड कर दिया, ठीक हो गया, ब्लड सर्कुलेशन में हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि ये जो फ्लूइड है इसकी ओस्मोलैरिटी जो है ना वो कम है, हमने इन्फ्यूज कर दिया। इसकी ओस्मोलैरिटी क्या थी कि इसकी की ओस्मोलैरिटी थी 250, ठीक हो गया, 250 थी। अब ये क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है।
अगर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है तो इसकी ओस्मोलैरिटी कम है, तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाला होगा ये आपके पास किधर जाना शुरू हो जाएगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। और आपके पास इसी वजह से आपके पास क्या होता है कि फ्लूइड शिफ्टिंग हो जाती है। अगर कुछ ऐसी कंडीशन होंगी कि आपके पास बाहर आपने ज्यादा कर दी है, जैसा कि अगर सर्कुलेशन में आपने ओस्मोलैरिटी बढ़ा दी है, किस तरह से, मैनिटोल जो होता है, मैनिटोल आपके पास जब हम देते हैं तो वो आपके पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। उसने ओस्मोलैरिटी क्या कर दी, 350 कर दी, मैनिटोल जब दिया हमने। तो जब 350 है तो आपके पास, इसके पास पावर ज्यादा है, 350 बड़ा है, तो आपने इससे याद रखना है ओस्मोलैरिटी जिधर अमाउंट में ज्यादा होगी वो दूसरे फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेगी। तो ये क्या था, मैनिटोल था। तो मैनिटोल जब हमने दिया तो आपके पास इसने इंट्रासेलुलर फ्लूइड से फ्लूइड को सक करना शुरू कर दिया, तो इसी वजह से हम इसको एडीमा में देते हैं। ठीक हो गया। सेरिब्रल एडीमा में भी, बाकी कंडीशन में भी देते हैं। तो ये क्या करता है, वाटर को पुल करके सेल में से निकाल के ले आता है और एक्सक्रीट करवा देता है। ठीक हो गया। तो इसी वजह से ये हमारे पास थी जो मेन कंसेप्ट था। अब इसको अगर थोड़ा सा और मैं एक्सप्लोर करूं आपके सामने, तो दो तीन चीजें हैं कि हमारे पास ये जो कंसेप्ट तो आपने समझ लिया। अब हम डिफरेंट ऑस्मोलैरिटी के फ्लूइड के साथ इसको ना कंपैरिजन करते हैं। किस तरह से, कि अगर हम आइसोटोनिक फ्लूइड को ऐड कर रहे हैं, आइसोटोनिक फ्लूइड का मतलब ये है कि इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो आपके पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बिल्कुल इक्वल है। ठीक हो गया। कोई भी फ्लूइड अगर होगा हमारे पास, यहां पे मैंने कहा कि ये आपके पास एक पेशेंट है। ठीक है। और इस पेशेंट में हमने क्या करना है, आइसोटोनिक फ्लूइड को ऐड करना है। अब इस पेशेंट में क्या है कि इस पेशेंट में डिफरेंट सेल हैं, ये सेल मैंने बना दिए। ठीक हो गया। डिफरेंट सेल है जिसकी ओस्मोलैरिटी कितनी है, 300 मिली ओस्मोल पर केजी। अब कोई भी फ्लूइड अगर हम बाहर से उसको दे रहे हैं तो हम कहाँ देंगे, उसको हम ब्लड वेसल में दे सकते हैं ना, ब्लड वेसल से इन्फ्यूज करवाएंगे। तो ये ब्लड वेसल है। तो हम जब भी आपके पास आईवी फ्लूइड देंगे इन्फ्यूज करवाया, तो अगर तो वो आइसोटोनिक इन नेचर होगा तो पता क्या होगा, आइसोटोनिक इन नेचर की वजह से आपके पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आपके पास आपने बाहर से फ्लूइड दिया है, बाहर से फ्लूइड देगा, जाहिर बात है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा लेकिन शिफ्ट नहीं होगा। इंट्रासेलुलर फ्लूइड की आपके पास उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि आपके पास ओस्मोलैरिटी में कोई डिफरेंट नहीं आ रहा। बाहर से इन्फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जाएगा, आपके पास ब्लड वेसल में फ्लूइड ज्यादा हो गया, लेकिन वो फ्लूइड जो होगा वो इक्वल ओस्मोलैरिटी है विद द सेल्स, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो शिफ्ट इन बिटवीन द एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा। ठीक हो गया। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होगा वो आपके पास नॉर्मल होगा। ठीक हो गया। उसमें नो चेंज होगी, नो चेंज। यहाँ पे इस आइसोटोन की हमारे पास दो एग्जांपल्स है, कौन कौन सी, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कि अगर किसी पेशेंट को हेमरेज है, हेमरेज हो गई है, ठीक हो गया, उसको ब्लीडिंग के कट लग गया, ब्लड वेसल रप्चर हो गई है, तो ब्लड वेसल रप्चर होने की वजह से होगा कुछ इस तरह से कि ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक हो गया। ये जो ब्लड वेसल थी यहां से ब्लड निकल गया, निकल गया। नॉर्मल पहले कितना था बॉडी में, 5 लीटर ब्लड, अब ऑलमोस्ट क्या है कि 5.5 लीटर उसकी बॉडी से निकल गया, 4.5 लीटर रिमेनिंग रह गया। लेकिन ये जो 4.5 लीटर रिमेनिंग है ना, इसकी ओस्मोलैरिटी जो है वो आपके पास सेल की ओस्मोलैरिटी के इक्वल है। तो देर विल बी आपके पास नो चेंज इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ऐसा नहीं होगा कि ये 4 या 5 बाकी बचा था तो इसको खींच लेगा सेल अपनी तरफ, नहीं खींच पाएगा, क्योंकि आपके पास इसकी जो ओस्मोलैरिटी है वो सेल की ओस्मोलैरिटी के इक्वल है। ये तो हमने कहा ना कि हेमरेज में क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक हो गया। लॉस हुआ लेकिन नो चेंज इन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, कोई चेंज नहीं आया। अब दूसरी एग्जांपल है आइसोटोनिक की, कि हमारे पास इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सेलाइन, इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन हम इस वजह से कह रहे हैं कि इसकी ओस्मोलैरिटी जो है वो आपके पास इक्वल टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जब ये हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जब बाहर से कोई चीज ऐड की, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फौरी तौर पे पहले आती है, ब्लड वेसल्स में आएगी, तो आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन आपके पास इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कोई चेंज नहीं होगा, ना तो वो आपके पास ब्लड वेसल्स की तरफ आएगा
ऐसा नहीं होगा कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वॉल्यूम बढ़ गया तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड सारा उस तरफ आ जाए, नहीं आ पाएगा। इस कंडीशन में आ जाता अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो आप इन्फ्यूज कर रहे हैं फ्लूइड, उसकी आपके पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं, हेमरेज और आपके पास इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सेलाइन, ये आइसोटोनिक सोल्यूशन की हैं। ठीक हो गया। तो इससे हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे हमारे पास चेंज आता है, वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, लेकिन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो हमारे पास नॉर्मल रह जाता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास आइसोटोनिक की बजाय हमने क्या किया, हाइपोटोनिक फ्लूइड को ऐड कर दिया। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो इसमें डिक्रीज है, डिक्रीज सोल्यूट कंसंट्रेशन। और जो ओस्मोलैरिटी होती है, ओस्मोलैरिटी वो डिपेंड कर रही होती है आपके पास सोल्यूट के ऊपर। तो जितना सोल्यूट होगा उतनी ज्यादा ओस्मोलैरिटी होगी, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमने सोल्यूट कम कर दिया, अगर सोल्यूट कम है तो ओस्मोलैरिटी भी कम हो जाएगी। ठीक हो गया। नॉर्मल ओस्मोलैरिटी कितनी थी हमारे पास, नॉर्मल थी 300 मिली ओस्मोल पर केजी। अब हमने जब सोल्यूट कम किया तो इसी से के साथ हमारे पास क्या हो गया कि ओस्मोलैरिटी में भी कमी आ गई। कमी कैसे आ गई कि अब हमारे पास ओस्मोलैरिटी जो है हमने कह दिया कि वो 250 है। ठीक हो गया। ये तो है 250 ओस्मोलैरिटी इस सॉल्यूशन की। ठीक है। लेकिन आपके पास जो सेल हैं, बॉडी के सेल हैं, उस उनकी ओस्मोलैरिटी कितनी है, 300 मिली ओस्मोल पर केजी। तो अब क्या होगा, अब हमने क्या किया कि हाइपोटोनिक फ्लूइड को जब जैसे ही इन्फ्यूज किया तो सबसे पहले क्या होगा कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है ब्लड वेसल में जाएगा, तो ब्लड वेसल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ गया। लेकिन लेकिन इसी के साथ साथ हमारे पास इंक्रीज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि हमारे पास जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ा, हमारे पास ये ब्लड वेसल्स थी, तो ब्लड वेसल्स में हमारे पास हमने क्या किया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन को ऐड किया, जिसकी ओस्मोलैरिटी जो थी 250 थी। ठीक है, कम सोल्यूट था उसमें। तो अब ये क्या करेगा, ये कहेगा कि ये तो आपके पास डिफरेंस आ चुका है ओस्मोलैरिटी का, तो जिसकी वजह से आपके पास फ्लूइड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी फ्लूइड बढ़ेगा, और ये जो फ्लूइड होगा वो आपके पास इंक्रीज ओस्मोलैरिटी की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। और ये आपके पास ये जो मैंने एग्जांपल दी है डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज को जब हम ऐड करते हैं तो ये एग्जांपल है आपके पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है मैनिटोल की। तो मैनिटोल, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जैसे ही हम ऐड करते हैं तो उसमें इसका उल्ट कंडीशन होती है हमारे पास। ये तो था हाइपोटोनिक। पहली हमने बात की आइसोटोनिक की। आइसोटोनिक में आपके पास जो फ्लूइड होता है उसकी ओस्मोलैरिटी जो होती है वो सेम होती है। हाइपोटोनिक में ओस्मोलैरिटी जो होगी, जो फ्लूइड ऐड करेंगे उसकी कम होगी। अब है मैनिटोल, तो ये है आपके पास हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का क्या मतलब है कि इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक हो गया। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास इंक्रीज, पहले तो ब्लड वेसल में जाएगा ना, तो ब्लड वेसल्स कौन सा कंपार्टमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपके पास उसका वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया, दोबारा से यहाँ पे मैं सेल बनाता हूँ, ठीक है, जिसकी ओस्मोलैरिटी 300 है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हम जब अब हमने मैनिटोल ऐड किया, तो मैनिटोल का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, तो इसने क्या किया, इसने आपके पास ओस्मोलैरिटी बढ़ा दी, मतलब कि 400 हो गई है। तो आप मुझे बताएं कि फ्लूइड किस तरफ को रन करेगा। तो जो फ्लूइड होगा वो आपके पास ये 300 से 400 की तरफ आएगा। तो मैनिटोल जब हम देते हैं तो उसमें आपके पास इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसी वजह से हम इसको यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा। ये वाटर को क्या करता है, पुल करके ले आता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेसिस से भी। और आपके पास ये जो सेल होगा, सेल के अलावा आपके पास जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस है वहां से भी ले आएगा, और सारे का सारा प्लाज्मा में आ जाएगा। और उसके अलावा आपके पास इसको यूरिन से हमारे पास बॉडी से एक्सक्रीट करवा दिया जाता है। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास फ्लूइड कंपार्टमेंट से रिलेटेड जो बातें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से इसको रट्टा नहीं मारना, आपने ओस्मोलैरिटी के कंसेप्ट को याद रखना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका जो है कंफर्म एमसीक्यूज में भी अगर पूछेंगे तो आपको पता चल सकता है। ठीक हो गया। मैनिटोल को कभी नहीं भूलना, इसको आगे भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसमें जो इसकी फार्म है उसमें भी है, मैनिटोल के रिलेटेड हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि हमारे पास अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, ये क्या कंडीशन होती है और ये क्या चीज होती है।
अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम मेनली हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो होता है वो बिल्कुल भी टोटल बॉडी वाटर के साथ रिलेट नहीं करता, ठीक हो गया। तो इधर हम लिख देते हैं नॉट इक्वल टू टोटल बॉडी वेट वाटर, ठीक हो गया। टोटल बॉडी वाटर, अगर बॉडी में हमने कहा कि आपके पास टोटल बॉडी वाटर जो है वो आपके पास, हमने कहा एक हमने सपोज कर लिया, सपोज है कि 5 लीटर है, ठीक हो गया। लेकिन ये नहीं होगा कि ये इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है। वाई? बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे का सारा आपके पास बॉडी में हो और स्टेसिस हो रही हो, मतलब कि आगे ये पंप नहीं कर रहा हो। अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम वो होगा कि जो आपके पास टिश्यूज को परफ्यूज करेगा मेनली। कि यहाँ पे अगर मैं कहूं कि ये लंग्स हैं, तो अफेक्टिव वो ही समझा जाएगा जो कि लंग्स तक पहुंच रहा है। अगर लंग्स तक ये नहीं पहुंच रहा तो फिर इसको अफेक्टिव नहीं कहेंगे हम, ठीक हो गया। तो ये मेन बात है। अब अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें ना, तो ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपके पास कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। ये बात यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास इन दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर अगर तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी तो ऑलमोस्ट जाहिर बात है ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक हो गया। अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। दोनों से अगर आपके पास ऐसा हुआ कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो गई है, तो आपके पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इनका रिलेशन है आपस में। तो अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम वही होगा जो आपके पास टिश्यूज को परफ्यूज कर रहा है, और ये मेनली मॉडिफाई होता है हमारे पास वॉल्यूम से। इसके अलावा हमारे पास कार्डियक आउटपुट और इसके अलावा वेस्कुलर रेजिस्टेंस, वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तीन चीजें हमारे पास इसको मॉडिफाई कर सकती हैं। किस तरह से? यहां पे मैं बता सकता हूं आपको। हम इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। हम इसको रिलेट करते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर अफेक्टिव सेलुलर वॉल्यूम, अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, और इसके साथ हम इसको रिलेट करते हैं हमारे पास जो है टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। तो इन तीनों के साथ हम इसको कंपैरिजन कर लेते हैं हमारे पास। अब अगर बॉडी में ऐसा है कि एक्स्ट्रा अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम हमारे पास कम हो सकता है, कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम हो गया, ठीक हो गया, और इसके साथ ही टोटल बॉडी वाटर जो है वो भी कम हुआ, ये दोनों के दोनों कम हुए, ठीक हो गया। क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हमारे पास कुछ ऐसा हो गया कि हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट चला गया, या पेशेंट को हेमरेज हो गया, ठीक हो गया। तो जब हेमरेज होगा या आपके पास हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, आपके पास बर्न की कंडीशन है, कोई भी ऐसी कंडीशन है कि टोटल बॉडी वाटर जो होगा या टोटल बॉडी वाटर जो था वो डिक्रीज हो गया। 5 लीटर था तो बर्न हुआ तो कितना रह गया? 2 लीटर रह गया। ये तो बात समझ आ गई। ये दोनों आपके पास रिलेट कर रहे हैं। अगर 2 लीटर रह गया तो अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इसी वजह से कम हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये वॉल्यूम के साथ है रिलेशन। अब हमारे पास ऐसी कंडीशन है कार्डियक आउटपुट के साथ कि कार्डियक आउटपुट हमारे पास किस तरह से अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को अफेक्ट कर सकती है। हमारे पास टोटल बॉडी वाटर जो है वो नॉर्मल है, लेकिन हमारे पास अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो है वो कम है। कौन सी ऐसी कंडीशन है? हार्ट फेलियर, ठीक हो गया। हार्ट फेलियर में ऐसा होगा कि वाटर उतना ही है, आपके पास 5 लीटर ही है वाटर पूरी बॉडी में, ऐसा ही है, आगे पंप ही नहीं हो रहा, तो वो अफेक्टिव नहीं कहा जाएगा। अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो होगा वो फिर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस वजह से कभी भी ये इक्वल नहीं होते। ऐसा हम नहीं कह सकते कि टोटल बॉडी वाटर और इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो है वो इक्वल है, बल्कि ये अनइक्वल होते हैं। अब ये जो हमने अभी इसको रिलेट किया है, टोटल बॉडी वाटर जो था वो तो आपके पास ज्यादा था, लेकिन आपके पास इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, ठीक हो गया। तो कार्डियक आउटपुट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है हार्ट फेलियर की कंडीशन में। ऐसे ही वेस्कुलर रेजिस्टेंस, तो अगर किसी पेशेंट को सिरोसिस है तो सिरोसिस में आपके पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा हमारे पास डिक्रीज हो जाती है, ठीक हो गया। सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। अगर डिक्रीज हो जाएगी तो आपके पास प्रॉपर ब्लड वेसल टोन कम हो जाएगी, तो आगे प्रॉपर ब्लड पंप नहीं होगा, तो इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन टोटल बॉडी वाटर जो होगा वो आपके पास वैसे ही ज्यादा ही रहेगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये जो सिस्टम है ना, हमारा सीवीएस, ये रीनल सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और पल्मोनरी सिस्टम, तो ये सारे आपस में कोरिलेट है। तो इसी वजह से ये चीजें जो हैं वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फिजियोलॉजी अब हम वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाली तो नहीं ना पढ़ रहे कि हमने वहां पढ़नी है, तो वो चीजें जो हमारे क्लिनिकल के साथ रिलेट हो रही हैं उनका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जीएफआर। तो जीएफआर हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट,
GFR, ठीक है जी। GFR हमारे पास अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये होता है कि हाउ मच लिक्विड पासिस थ्रू द फिल्टर। फिल्टर क्या है कि हमारे पास ये फिल्टर है, ठीक है जी। तो ये आपके पास एफरेंट आर्टियोल है, यहां से जितना ब्लड आएगा, ठीक है जी, ब्लड आया और ब्लड आने के बाद जितना यहां से फिल्टर हो रहा है, ठीक हो गया, उसको हम बोलेंगे कि ये आपके पास है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। और इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कैरेटीन कैरेटीन से हम इसको यूरिन कैरेटीन से हम इसको मेजर करते हैं। किस तरह से? क्योंकि हमारे पास जो कैरेटीन होता है ना, वो सारे का सारा फिल्टर हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक और सब्सटेंस है, इनोलिन है, आई थिंक सो, उसी उसके साथ भी हम इसको मेजर करते हैं, इनोलिन, ठीक हो गया, इनोलिन। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्रेटिनिन। ये मेजर करने के लिए हमारे पास यूजफुल है फॉर द जीएफआर। क्यों? क्योंकि ये लाइन देखें, इनोलिन क्लियरेंस कैन बी यूज टू कैलकुलेट जीएफआर बिकॉज इट इज फ्रीली फिल्टर्ड एंड इज नाइदर रीअब्सॉर्ब्ड नॉर सेक्रेटेड। वो ये बात कह रहा है कि हमारे पास जब हम इनोलिन को इन्फ्यूज करते हैं ना, तो जितना भी इनोलिन हमने दिया, ठीक हो गया, वो बॉडी में कहीं भी आपके पास जाके ना रीअब्सॉर्ब होगा, ना सेल में, ना कहीं भी फिल्टर होगा। सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पे ग्लोमेरुलर आपके पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, यहाँ से फिल्टर होके, फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी से फिल्टर होके और यूरिन में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो जितना आपके पास यूरिन में आ गया, इसका मतलब है कि वो सारे का सारा यहाँ से फिल्टर होके आया, क्योंकि ना तो वो यहाँ से निकल सकता है, ना उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है, और ना उसकी सक्रीशन हो सकती है। जितना भी वो आएगा यूरिन में, तो वो एक ही रास्ते से आता है, और वो आपके पास यहाँ से फिल्ट्रेशन होके आता है। इस वजह से हम इनोलिन को यूज करते हैं। कैराटीन जो होता है वो आपके पास एंडोजेनस होता है, ठीक हो गया। तो कैराटीनिन को भी कभी कभी हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये स्लाइटली ओवर एस्टिमेट जीएफआर, कभी कभी ये आपके पास इक्वल नहीं देता ऐसा। इससे मतलब कि जो हम मेजरमेंट लेते हैं ना, वो कभी कभी ज्यादा होती है, वो आपके पास एक्चुअल से ज्यादा आ जाती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि हमारे पास जीएफआर, हाउ मच लिक्विड passes through the ग्लोमेरुलस, ठीक है जी। और इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? कि यूरिन मेजरमेंट से हम डिटरमाइन कर देंगे, ठीक हो गया। और अगर कभी ऐसा हो रहा है कि हमारे पास बॉडी में जीएफआर का लेवल कम हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि किडनी में कोई पैथोलॉजी है, ठीक हो गया, किडनी फेल है या कोई पैथोलॉजी है, क्योंकि प्रॉपरली हमारे पास जीएफआर कम हो रहा है। हमें कैसे पता चलेगा जीएफआर कम हो रहा है? हमने बाहर से इनोलिन दिया, ठीक हो गया, और इनोलिन हमने दे दिया जीएफआर मेजर करने के लिए, तो हमारे पास अब जो इनोलिन बाहर से हमने कितना दिया था, बाहर से हमने दे दिया हमारे पास सम हाउ 10 दे दिया, 10 ml दे दिया। आगे हमें कितना मिल रहा है? 2 ml, ठीक हो गया। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो 8 ml है ना, वो किस में मसला आ रहा है? वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जीएफआर में मसला आ रहा है, क्योंकि इनोलिन किसी और रास्ते से निकल ही नहीं सकता। ये आपके पास जीएफआर से ही कोई ना कोई मसला है, जिसकी वजह से सिर्फ 2 ml आगे आ रहा है, बाकी 8 ml फिल्टर नहीं हो रहा। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो रेट है वो आपके पास किडनी का कम हो चुका है। तो जीएफआर अगर कम है तो इसका मतलब है ये किडनी में कोई ना कोई मसला है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रीनल प्लाज्मा फ्लो, पी आरपीएफ, रीनल प्लाज्मा फ्लो, या हम इसको कह सकते हैं रीनल ब्लड फ्लो, ये भी कह सकते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है। तो ये आपके पास वो अमाउंट होती है हमारे पास ब्लड की, कि कितना ब्लड जो है वो किडनी की तरफ इंटर हुआ है, हाउ मच ब्लड इंटर्स द किडनी, हाउ मच ब्लड इंटर्स द किडनी, ठीक है। इसको हम अप्लाई करते हैं कि ये जो आपके पास सारी ये वैल्यूज हैं, वो किस तरह से हम इनको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और कंसंट्रेशन की आपके पास वैल्यू होती है, कि उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, ठीक हो गया। और ये आपके पास हमेशा क्या होगी? जी एफ आर इज डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है। कि जी एफ आर डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो किस तरह से? कि अगर यहां से हमारे पास 100, आपने यहां से ब्लड को इन्फ्यूज किया है, ठीक है, 100 ml ब्लड आ रहा है, तो आपके पास नेक्स्ट यहां से क्या हो रहा है कि 100 आगे चला गया, ठीक हो गया। 100 नहीं जाता, बल्कि कितना जाता है हमारे पास? 50 जो होता है ना, वो आपके पास यहां से फिल्टर हो जाता है। 50 फिल्टर हो जाएगा, बाकी कितना आगे जाएगा? 50 आगे जाएगा, ठीक हो गया। तो टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना था हमारे पास? 100 था, ठीक हो गया। तो जीएफआर आपके पास 50
ठीक है। और ओवर आपके पास रीनल प्लाज्मा फ्लो जो फिल्टर हो गया वो आपके पास 50 था, और रीनल प्लाज्मा फ्लो टोटल कितना था, 100 था। तो ये आपके पास हमेशा जो इसकी वैल्यू आती है, जो इसकी आपके पास रिजल्ट आता है, वो हमेशा 2% होता है। ठीक हो गया, ये 2% होता है, हाफ ऑफ द रीनल प्लाज्मा फ्लो। जीएफआर हमेशा कितना होता है कि रीनल प्लाज्मा फ्लो से हाफ होता है। ठीक हो गया, तो ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हमारे पास कितनी आ गई, 2% आ गई। नॉर्मल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना जो आपके पास ब्लड है वो किडनी की तरफ आ रहा है, और जीएफआर कितना जो आपके पास फ्लूइड है वो फिल्टर हो रहा है। और आपके पास जीएफआर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनोलिन यूज करते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा इनोलिन को हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए भी यूज किया था। और हमारे पास प्लाज्मा वैल्यू, प्लाज्मा लेवल को यूज कर, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को यूज, उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एल्ब्यूमिन। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इसके अलावा हम किस तरह से जीएफआर को थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ जीएफआर। ठीक है। तो दो मेन फोर्सेस होती हैं जो कि आपके पास जीएफआर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि उसके साथ रिलेट कर रही होती हैं। पहले नंबर पे हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होता है कि ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर, दो फोर्सेस जो हैं वो जीएफआर को ड्राइव कर रही हैं। फर्दर हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, इसी पे हम बनाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम ब्लड वेसल बनाएं, ठीक हो गया, तो इसमें से आपके पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमेशा वो आपके पास फ्लूइड होगा जो कि पुश करेगा फ्लूइड को बाहर की तरफ अगेंस्ट द वॉल्स। मतलब कि ये आपके पास यहाँ पे जो फ्लूइड है ना, जो कि आपके पास ये वेसल्स वॉल की तरफ पुशिंग की फोर्स लगा रहा है। ठीक हो गया, ये आपके पास है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ऑनकोटिक प्रेशर अगर हम बात करें, तो ऑनकोटिक प्रेशर जो होगा वो आपके पास क्या करेगा, वो पुलिंग द फ्लूइड इनवर्ड, कि वो आपके पास अंदर की तरफ फोर्स को लगाएगा। इसको उन्होंने मेजर किया हुआ कि आपके पास ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है, ओ पी से ऑनकोटिक प्रेशर, वो उसने पाई के साथ मेजर किया हुआ है। इस तरह पाई लिखा हुआ है ऑनकोटिक प्रेशर। तो ये इन कैपिलरीज है, तो आपके पास कैपिलरीज सी से हम लिख सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं कि सी आपके पास जो है, अगर आपके पास ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं तो जीसी। ठीक हो गया। और अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात करें, तो वो फोर्स जो कि फ्लूइड को बाहर की तरफ पुल करती है, तो आपके पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एचपी, और एचपी को उसने मेजर किया हुआ है पी। ठीक है। और ये आपके पास ब्लड वेसल्स हैं, तो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, जीसी से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक हो गया। अगर हम इसी से बात करें, तो ये अगर ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज है, ठीक हो गया, तो आपके पास ग्लोमेरुलस के बाहर की क्या कंडीशन होगी, तो वहां पे भी तो आपके पास कोई ना कोई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। तो वो वहां पे किस तरह से एक्ट कर रहा होता है, तो आपके पास जो कैपिलरीज के बाहर बोमेन कैप्सूल है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये बोमेन कैप्सूल वाला एरिया है, बोमेन कैप्सूल बीसी, और ये आपके पास क्या थी, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल, तो पी जी सी। ठीक हो गया, सॉरी पी ग्लो बोमेन कैप्सूल बी सी। और इसके अलावा अगर हम ऑनकोटिक प्रेशर की बात करें, तो ऑनकोटिक प्रेशर जो बोमेन कैप्सूल में होगा वो आपके पास क्या होगा, पाई बी सी। ठीक है। अब इन फोर्सेस की वजह से प्रॉपर आपके पास फिल्ट्रेशन जो है वो हो रही होती है। किस तरह से भला हो रही होती है कि हमारे पास अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ पे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 10 है, ठीक हो गया, और बाहर आपके पास क्या है, बोमेन कैप्सूल में 5 है। ठीक हो गया, तो ये जो ज्यादा वाला है वो आपके पास कम की तरफ भेजेगा फ्लूइड को। ठीक हो गया, तो ये फ्लूइड जो होगा वो बोमेन कैप्सूल में आएगा, कैपिलरी से फिल्टर होगा। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो भी डिफरेंस के साथ आपके पास लाई कर रहा होता है। बोमेन कैप्सूल में आपके पास क्या होता है कि ऑनकोटिक प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा, और आपके पास जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उनमें कम होगा, ताकि वो प्रॉपर फ्लूइड को ड्राइव करा सके। अगर हमारे पास ये सारी कंडीशन है, तो इसको किस तरह से हमने रिलेट करना है,
बात करने का मकसद ये है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स चेंज होते हैं, हमारे पास एफरेंट आर्टरियोज इफरेंट आर्टरियोज में कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, कोई ऐसी कंडीशन है कि ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये सारी कंडीशन जो होंगी वो हमारे पास जीएफआर को अफेक्ट करेंगी। जीएफआर पे आके हमारे पास उसमें डिस्टरबेंस काज कर सकती हैं, या इंक्रीज करेंगी डिक्रीज करेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर एफरेंट आर्टरियोल्स को डायलेट कर दिया गया, ठीक हो गया, इनकी डायलेशन होगी। अगर यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल की डायलेशन हो गई है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले रीनल प्लाज्मा फ्लो जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर रीनल प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज होगा, इसका मतलब है कि ज्यादा ब्लड अंदर की तरफ आ रहा है। अगर ज्यादा ब्लड अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक हो गया, ब्लड ज्यादा आ रहा है, तो आपके पास कैपिलरीज का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होगा ना वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपके पास पी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इंक्रीज होगा, तो इसके नतीजे में आपके पास जो जीएफआर होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो पहली बात हमने ये देखी कि अगर हमने एफरेंट आर्ट्रियोल को डायलेट किया, रीनल प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज हुआ, जिसके नतीजे में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी और ज्यादा जीएफआर जो होगा वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये थी पहली कंडीशन। अब हम दूसरी बात डिस्कस करते हैं कि इसको हमने फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के साथ किस तरह से मेजर करना है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, आपके पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो थी वो जीएफआर ओवर हमारे पास क्या थी, रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है। नॉर्मल क्या था कि नॉर्मल हमारे पास जो जीएफआर था वो 100 था, हमने नॉर्मल की बात की। ठीक हो गया। सॉरी, हमारे पास जीएफआर जो था, हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे पास 20 था और रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना था, 100 था। ठीक हो गया। तो अब हमने नॉर्मल था, ये नॉर्मल वैल्यू है, इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या है हमारे पास, 5। ठीक हो गया, 5% आई। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो थी वो 5% आई। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, हमने एफरंट आर्टियोल को डायलेट कर दिया। जब हमने एफरंट आर्टियोल को डायलेट कर दिया, इसका मतलब हमने रीनल प्लाज्मा फ्लो को बढ़ा दिया। ठीक हो गया। अगर पहले हमारे पास जी एफ आर ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो पहले 100 था, अब हमारे पास कितना है, अब हमने कर दिया 125। ठीक हो गया, 125 हमने कर दिया। ठीक हो गया। जब रीनल प्लाज्मा फ्लो बढ़ा है, इसी के साथ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि साथ ही जीएफआर भी बढ़ गया। तो जीएफआर पहले 20 था, रीनल प्लाज्मा फ्लो बढ़ा है, तो अब जीएफआर जो हो गया वो 25 हो गया। सॉरी, तो 25 जब हो गया तो अब 25 को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करें 125 के साथ, तो आंसर क्या आता है, आंसर फिर भी 5 ही आएगा। मतलब कि ऐसी कंडीशन में हमारे पास कि जब एफरंट आर्टियोल की डायलेशन होती है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होती है ना, वो आपके पास नो चेंज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, क्योंकि जितना रीनल प्लाज्मा फ्लो बढ़ा है उसी के साथ जीएफआर बढ़ा है। ऐसा नहीं हुआ कि एक चीज बढ़ी है और दूसरी कम हुई है, दोनों ही सेम कंसंट्रेशन के साथ बढ़ रही हैं, इक्वल रेशो के साथ। तो इस वजह से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो ये थी पहली एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास ये बात है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमने इफरेंट आर्ट्रियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, ये हमारे पास है इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन कर दी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन कर दी। रीनल प्लाज्मा फ्लो यहाँ पे कितना था, रीनल प्लाज्मा फ्लो 100 था, तो 100 आ रहा था और आपके पास यहाँ पे ये जा रहा था। ठीक हो गया। आगे नहीं जा पाएगा, अगर आगे नहीं जा पाएगा तो दोबारा से रिटर्न होगा, रिवर्स होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक हो गया। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि आगे फ्लूइड नहीं जा रहा। अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा वो भी बढ़ेगा। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे पास, मैंने क्या कहा था कि ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी। अगर ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी तो जीएफआर जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जब इफरेंट आर्ट्रियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, इस कंडीशन में हमारे पास जीएफआर तो बढ़ गया, ठीक है, लेकिन रीनल प्लाज्मा फ्लो जो था ना वो कम हुआ है। रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो गया है। वो किस तरह से कम हो रहा है, कम हो गया है क्योंकि हमारे पास वो आगे नहीं जा रहा, वहां पे जाता तो फिर था ना, वो आपके पास कम है। रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है वो कम है, आगे कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज। तो इस कंडीशन में जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ये हमेशा, आपके पास नोमिनेटर होता है ना, ऊपर वाली जो ये जो वैल्यूज होती है इसको नोमिनेटर और नीचे वाली को डिनोमिनेटर। तो आपके पास जो भी रेशो होती है वो हमेशा हम उसको, ये मैथ का रूल है कि नोमिनेटर के साथ हम उसको
इक्वलाइज करते हैं। अगर नोमिनेटर में अमाउंट बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वो अमाउंट जो है वो बढ़ रही है। अगर डिनोमिनेटर में कम या ज्यादा हो रही है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमने नोमिनेटर के साथ मेजर करना होता है। तो इसी वजह से इफरेंट आर्ट्रियोल की कंसंट्रेशन में जीएफआर बढ़ेगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होगा और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। एफरेंट आर्ट्रियोल में फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो थी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अगली जो एग्जांपल है वो अब है हमारे पास, ये तो थी ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से रिलेट हम कर रहे थे वैल्यूज को, अब हम रिलेट करते हैं ऑनकोटिक प्रेशर के साथ। ठीक हो गया। तो पाई, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास ये जो थी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर इन कैपिलरीज, तो ये किस तरह से रिलेट कर सकता है। हमने कहा कि हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि जिसमें जो ऑनकोटिक प्रेशर है ना वो बढ़ गया। वो कैसे बढ़ सकते हैं, हमारे पास एक कंडीशन होती है मल्टीपल माइलोमा, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। किसमें पढ़ा है हमने, मल्टीपल माइलोमा हमारे पास प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है जिसमें आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स बढ़ जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में पता क्या होता है कि आपके पास जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये बेशक 100 ml आ रहा है ब्लड, लेकिन इसमें प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज्यादा है। अगर इसमें प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज्यादा है तो ये जितनी ज्यादा प्रोटीन है, कि प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से ये फ्लूइड को यहां से फिल्टर होने देंगी, ये तो पकड़ के रखेंगी कि फ्लूइड फिल्टर ना हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास जीएफआर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन रीनल प्लाज्मा फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 100 ml आ रहा था तो वो 100 ml ही आएगा और 100 ml ही आगे चला जाएगा। ठीक हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पे जीएफआर पे सिर्फ और सिर्फ फर्क फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है जिसकी वजह से वहां पे फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आखिरी कंडीशन जो है वो ये है कि अगर किसी कंडीशन में, अब तो हमने कहा ना कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ रहा था ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक मल्टीपल माइलोमा। अच्छा, इस कंडीशन में होगा क्या कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप लोग बता सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में अगर जीएफआर जो है हमारे पास, हमने कहा कि जीएफआर कम हो रहा है, डिक्रीज जीएफआर, तो हमने सिर्फ नोमिनेटर ही देखना है, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कम होगी। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर बिल बिल बेशक नॉर्मल है, नॉर्मल रीनल प्लाज्मा फ्लो, लेकिन जीएफआर कम हो रहा है तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो होगी वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास अगर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर, अब यहाँ पे स्टोन है, ठीक है, ये आपके पास पीसीटी था, आगे डिसेंडिंग है, फिर असेंडिंग है, फिर डीसीटी है। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे यूरेटर आपके पास, सॉरी यूरेटर कह दिया, आपके कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल में या कहीं भी यूरेटर में किडनी स्टोन है। तो किडनी स्टोन की वजह से ये सारे का सारा क्या होगा कि ये भर जाएगा। ठीक हो गया। आपके पास नेफ्रॉन्स जो होंगे वो भर जाएंगे। अगर नेफ्रॉन भर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे बोमैन कैप्सूल में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे अब बढ़ेगा बोमैन कैप्सूल, पी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमैन कैप्सूल। तो अगर यहाँ पे पहले यहाँ 10 था, यहाँ 5 था, तो 10 से 5 की तरफ आ रहा था, अब नीचे ज्यादा है। अगर नीचे ज्यादा है तो हमारे पास यहाँ 25 हो गया, ऊपर 10 था, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो जिसके नतीजे में जीएफआर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जीएफआर डिक्रीज हो रहा है तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो होगी वो खुद ब खुद ही नोमिनेटर के साथ रिलेट है तो वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये पूरा टेबल उन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कि एफरेंट आर्ट्रियोल की अगर कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, अगर हम ब्लड कम लेके आ रहे हैं, ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पे किडनी की तरफ ब्लड कम आ रहा है तो जीएफआर कम हो जाएगा, जाहिर बात है रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होगा, जीएफआर भी कम होगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो होगी वो नॉर्मल रहेगी। अगर एफरेंट आर्ट्रियोल की डायलेशन कर देंगे इसके अपोजिट तो जीएफ रीनल प्लाज्मा फ्लो बढ़ेगा, जीएफआर भी बढ़ेगा और रीनल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो होगी वो सेम रहेगी। इफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर हमने जिधर से बाहर जाता था उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दी है तो रीनल प्लाज्मा फ्लो कम, जीएफआर ज्यादा और जीएफआर नोमिनेटर के साथ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ गई है, मल्टीपल माइलोमा, जीएफआर कम होगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन डिक्रीज होगी क्योंकि जीएफआर के साथ रिलेट है। डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन, अगर प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन कम हो गई है तो जीएफआर बढ़ जाएगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया है। आपके पास ये बोमेन कैप्सूल है, वो बोमेन कैप्सूल के पास आपके पास ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, अगर यहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर कम है तो ये फोर्स आपके पास किसी भी फ्लूइड को रिटेन नहीं कर पाएंगे, वो सारी का सारा फिल्टर हो जाएगा। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है लाइक इन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो जीएफआर बढ़ेगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जितना आ रहा है उतना ही जाएगा और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द यूरेटर, जैसे मैंने बात की, कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जैसे कि वहां पे स्टोन है या कुछ भी है तो क्या होगा कि आपके पास डिक्रीज जीएफआर,
क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल बढ़ गया, रीनल प्लाज्मा फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन में हमारे पास अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। ये डिहाइड्रेशन हमारे पास जाहिर बात है, रीनल प्लाज्मा फ्लो तो बहुत कम है, बहुत कम ब्लड किडनी की तरफ आ रहा है, अगर कम आ रहा है तो जाहिर बात फिल्टर भी कम होगा। लेकिन हमारे पास जब ये दोनों ऐसी कंडीशन होती हैं, दोनों ही आपके पास वैल्यूज जो है वो कम हो रही हैं, तो अगर दोनों वैल्यूज कम हो रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लेकिन आपके पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो आपके पास ज्यादा कम हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द दोनों आपके पास ऊपर वाली नीचे वाली अगर हम इनको मेजर करेंगे ना, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो होगी वो इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया, नेट रिजल्ट उसका यही आएगा। ठीक है जी, तो यहां तक बात थी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये बातें हम कल पढ़ चुके हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन डाइलेट, एफरेंट और एंजियोटेंसिन 2 कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट। ठीक है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन तो 2 मैंने कहा था, 2 मतलब के वहां पे उसका 50 मैंने कहा था ना, 20% उन्होंने लिखा हुआ है। नॉर्मल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो होती है वो 20% होती है। ठीक है जी, फिल्टर लोड उन्होंने लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे ये देख लें, रीनल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन हमारे पास रीनल ब्लड फ्लो की ऑटो रेगुलेशन ऐसी होती है कि नॉर्मल वैल्यूज अगर तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो इन नॉर्मल रेंज है, जहां पे आई थिंक हाँ यही था, तो आपके पास ऑटो रेगुलेशन किडनीज में किस तरह से मेंटेन रहती है कि अगर तो बॉडी में ब्लड लेवल जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर कोई पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन का है, ठीक है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 140/95 है, ठीक है, हमने कह दिया ये 150/100 है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है। लेकिन आपके पास किडनी जो होती है ना, इस हाइपरटेंशन इंक्रीज ब्लड फ्लूइड को मेंटेन रखती है, किडनी की तरफ ज्यादा प्रेशर से ब्लड नहीं आता। ठीक हो गया, तो ये जो आपके पास मेंटेनेंस इन द फ्लूइड, आपके पास प्रेशर इन द किडनी, हाउ इट कैन पॉसिबल, तो ये हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये मैकेनिज्म होता है। इसको हम बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन, और ये मेंटेन आपके पास दो मैकेनिज्म के ऊपर कंसिस्ट होता है। कौन कौन सा आपके पास, एक तो होता है मायोजेनिक, मायोजेनिक, और दूसरा हमारे पास होगा ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। ठीक है, अब ये जो मैंने ये ग्राफ आपके सामने दिखाया है, थोड़ा सा इसको देख लें कि हमारे पास यहाँ पे ये देखिए ना, कि आपके पास जो ब्लड है ना, वो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर अगर 200 तक भी है तो उसके दरमियान उस इस आपके पास 200 तक भी जो रीनल ब्लड फ्लो है ना वो मेंटेन रहता है, जीएफआर भी मेंटेन रहता है। ठीक हो गया, अगर इससे ज्यादा होगा तो फिर आपके पास ऐसा हो सकता है कि इसमें चेंज है, लेकिन उस टाइम तक सेम ही रहता है। और अगर आपके पास यहाँ पे रीनल ब्लड फ्लो 50 से कम होगा तो फिर कहीं जाके आपके पास रीनल ब्लड फ्लो में कमी आएगी। ऑलमोस्ट इसके दरमियान 50 से लेके 200 तक आपके पास जितनी भी फ्लक्चुएशन आती रहती है ब्लड प्रेशर में, तो उसको किडनी जो है ना वो मेंटेन करके रखती है। किस तरह से मेंटेन करती है, सबसे पहले मायोजेनिक मैकेनिज्म। तो मायोजेनिक मैकेनिज्म में ये होगा कि एफरेंट आर्ट्रियोल जो होंगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी हाई ब्लड प्रेशर के नतीजे में। ये आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, और फिर उसके बाद इफरेंट है। तो यहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक बैरोरिसेप्टर होते हैं, तो जब ज्यादा ब्लड प्रेशर इसको रिसीव होगा तो यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया, ताकि जो जीएफआर है वो मेंटेन हो सके और रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है वो भी मेंटेन हो सके। तो इसको हम बोलते हैं मायोजेनिक मैकेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास होता है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। तो ये आपके पास मेनली डिपेंड कर रहा है जेजी सेल, पार्ट ऑफ द जेजी अपरेटस, ग्लोमेरुलर अपरेटस में जो आपके पास मैकुला डेंसा सोडियम सेंस्ड चैनल होते हैं ना, NaCl सेंस्ड बाय मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा इसको सेंस करेगा, और सेंस करके हमारे पास अगर तो ब्लड फ्लो ज्यादा है, इसका मतलब है ज्यादा सोडियम और क्लोराइड आएगा, और मैकुला डेंसा पे ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा अगर आएगा तो ये मैकुला डेंसा आपके पास सिग्नल देगा एफरंट आर्टियोल्स को कि यहाँ पे तो कॉन्स्ट्रिक्शन काज करवा दे और मुझे मेरी तरफ ज्यादा ब्लड ना आए। ठीक हो गया, तो ये दो मैकेनिज्म होते हैं जिससे आपके पास जो ब्लड वॉल्यूम होता है ना, आपके पास ब्लड प्रेशर वो मेंटेन रहता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम में 2-3 दफा आपको कहता रहा हूँ, कल भी परसों भी, कि आपके पास होता कुछ इस तरह से, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है ना, तो डीसीटी के ऊपर आपके पास ये जेजी अपरेटस, डीसीटी घूम के बोमैन कैप्सूल के आगे आता है। तो ये देखें आपके पास ये सारा बोमैन कैप्सूल है, तो बोमेन कैप्सूल है। अब आपके पास यहाँ पे डीसीटी है, तो डीसीटी आपके पास बोमेन कैप्सूल के फ्रंट पे आया हुआ है, और फ्रंट पे यहाँ पे आपके पास जेजी अपरेटस होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस,
और जिसके ऊपर आपके पास मैकुला डेंसा जो अपरेटस होता है वो पड़ा होता है स्ट्रक्चर, और वो सोडियम को सेंस करता है। तो इस तरह से ऑटो रेगुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास रीनल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन, मायोजेनिक और ट्यूबिलो ग्लोमेरुलर।